जाति को अपमानित कर दिया। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम नहीं। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री और मिमिक्री के बाद बढ़ी सियासत को हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ने नई और तेज रफ्तार दे दी है। जी हां, उपराष्ट्रपति और उनके समुदाय को लेकर उदय भान ने विवादित बयान दे डाला है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए और सुनिए उदय भान के बिगड़े बोल। मेरी जाति को अपमानित कर दिया। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम नहीं। टीएमसी सांसद की ओर से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने के बाद मामले को लेकर इन दिनों देश भर में वार पलटवार जोरों पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नकल उतारे जाने को उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को गिराने वाला बताया, तो वहीं अपने समुदाय और किसानों के लिए भी अपमानजनक। इस बीच कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष उदय भान ने विवादित बयान दे डाला। जी हां, उपराष्ट्रपति को लेकर ये क्या बोल गए उदय भान, सुनिए। उस समय सोचना चाहिए था, ये किसान भी 80% उनमें जाट थे और वो किसान भी राकेश टिकैत था, उसके आंसू भी नहीं दिखे थे, वो भी जाट था। और जो महिला पहलवान है वो भी जाट थी। और आपको पता है जब साक्षी मलिक अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उस समय उपराष्ट्रपति जी को नहीं लगा कि ये भी जाट है, तब बात नहीं आई समझ में। तो ये बात है जो ये सिर्फ राजनीतिक तौर से। एक बात और कहना चाहता हूं, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम के नहीं होता। उदय भान के विवादित बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। वहीं इससे पहले मिमिक्री को लेकर किस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विरोधी दलों को लेकर नाराजगी दिखाते हुए टिप्पणी की थी, वो भी सुनिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं। जाहिर है चुनाव करीब है और मिशन 24 से पहले हर दल अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है, तो वहीं एक दूसरे पर जुबानी प्रहार भी शिखर पर है। पहलवानों से लेकर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इन तमाम बयानबाजियों के बीच उदय भान के विवादित बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना यह है कि उदय भान के विवादित बयान पर कांग्रेस हाईकमान का क्या स्टैंड रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, उदय भान के विवादित बयान को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान डिबेट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, अमनदीप केसरी, प्रवक्ता इनेलो पार्टी, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत हालांकि कांग्रेस से करनी थी, मनीष जी अभी नहीं जुड़े हैं। बीजेपी से शुरुआत करते हुए विधु रावल जी, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने को लेकर हमने पहले भी डिबेट की है मुद्दा में, लेकिन अब जो उदय भान की ओर से कहा गया कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट यानी चारपाई किसी काम के नहीं, बीजेपी कैसे देख रही इस बयान को? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, हरियाणा का एक संस्कार है और वो संस्कार है कि हम झुकने को विनम्रता के साथ जोड़ते हैं। और हमारे यहाँ तो किस प्रकार गुरुओं की वाणी जो है, जो हम सुनते हैं, उसमें साफ तौर पर इस बात को बार बार कहा जाता है कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि नानक नीवे जो चले तत्ती होवे छाओ। इस प्रकार से एक वाणी का है। मैं जानता हूं कि किस प्रकार आज कांग्रेस बौखलाहट में है
और अहंकार उनका चरम पर रहा ही है। रस्सी जल चुकी है लेकिन बल नहीं गया है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि पहले देश के उपराष्ट्रपति की इस प्रकार से मिमिक्री करना, उसके बाद उसको भद्दे तरीके से डिफेंड करना, और अब सर्वोच्च संवैधानिक दायित्व पर बैठे लोगों का इस प्रकार से मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना, और जातीय पूरी की पूरी समाज को किस प्रकार से ये जातीय रंग देकर उनको भी टारगेट करना और उनको भी इस बात के लिए प्रताड़ित करना कि वो कांग्रेस पार्टी को निरंतर बार बार पीट रहे हैं जनता के रूप में, जनता के वोटर के रूप में। जिस प्रकार से चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन चल रहा है, उसमें आज स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस आज अपनी बौखलाहट के चरम पर है, और उस बौखलाहट के चलते जो है वो इस प्रकार के बयान दे रही है। कभी कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला आकर भारत के वोटरों को, भारत के नागरिकों को, भारत के मतदाताओं को किस प्रकार से राक्षस कहते हैं। उदय भान एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये मैं आपने सवाल पूछा कि मैं इसको किस रूप से देखता हूं, तो मैं इसको एक घटिया मानसिकता वाले गौण व्यक्तित्व के व्यक्ति का एक भद्दा, टुच्चा, बेहुदा और वाहियात बयान देखता हूं इसको। और ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। थोड़े दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री और देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में भी इस प्रकार की वो भद्दी टिप्पणी कर चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि ऐसे लोगों को हम सिंगल आउट करें, ऐसे लोगों को नेम और शेम करें, ऐसे लोगों से हर प्रकार के नाते तोड़े। ऐसे देखिए, ये जबान नहीं फिसली, ये असल में दिमाग फिसल चुका है कांग्रेस वालों का। किस प्रकार से दिमाग अपने सही स्थान पर न रहकर फिसल चुका है, दाएं बाएं हो चुका है। इनका मानसिक संतुलन जो है, देश के मतदाता ने, देश की जनता ने इनको बार बार हरा हरा कर ये सोच कर आए थे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सत्ता पर, जब तक जिएंगे राज करेंगे। लेकिन देश की जनता ने इनके दिमाग ठिकाने लगाने का प्रयास किया, इनका दिमाग ठिकाने नहीं लगा है। इनका दिमाग दाएं और बाएं घूम रहा है, और उल जलूल बयान ये जिस प्रकार से दे रहे हैं, उससे अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जितनी शिद्दत से जो है कांग्रेस के शहजादे देश भर में घूम घूम कर महात्मा गांधी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं, लगभग उतनी ही चाह के साथ, उतनी ही चाव के साथ, उतनी मेहनत के साथ हरियाणा प्रदेश में उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा में कांग्रेस को खत्म करने पर लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान कांग्रेस का हरियाणा में सूर्य अस्त करने पर आतुर हैं, और इसीलिए इस प्रकार के उल जलूल वाहियात बयान, बेहुदे बयान जो हैं वो दे रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में अपमानजनक तो है ही, लेकिन आज देश की, प्रदेश की जनता को आक्रोशित भी कर रहा है कि किस प्रकार जो लोग गलती से या किन्हीं भी कारणों से चुने हुए हैं, और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग चुन के गए हुए हैं जो कि संसद के अंदर खड़े होकर राष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं और उसके बाद आकर किस प्रकार से आचरण दिखाते हैं। ये कांग्रेस की नफरती जो दुकान है उसका बाहर निकलता हुआ सामान हम देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश, ज्योति जी, जिसके आप और मैं निवासी, हम बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं खुद को हरियाणवी कहते हुए। हमारे यहाँ बड़ों का किस प्रकार से सम्मान किया जाता है, ये बड़ों का लगातार अपमान कर रहे हैं, और देश की, प्रदेश की जनता इसको गौर से देखते हुए इनको सजा देने के लिए तैयार खड़ी है। चुनाव आने दीजिए, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनका खाता नहीं खुलेगा, ये मैं आज निश्चित तौर पर आपके टीवी डिबेट पर कह सकता हूँ। मनीष कटारा जी, उदय भान के बयान के साथ हरियाणा कांग्रेस, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के तो अध्यक्ष ही हैं वो, कांग्रेस हाईकमान भी क्या उनके साथ खड़ा के किसी समुदाय को लेकर या उपराष्ट्रपति को लेकर जो उनकी ओर से कहा गया कि क्या उसे जायज ठहराया जा सकता है? बीजेपी राजनीतिक अपना अर्थ बदलकर फायदा लेने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मेरे भाई सम्मान और अपमान और मान की बात कर रहे थे, जब हमारे देश की बेटियां दिल्ली की सड़कों पर बैठी थी और जब उनको दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटा जा रहा था, जब एक बीजेपी के सांसद के यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप के बावजूद आज वो बोर्ड लगाता है कि दिखाया है दम, हम में है दम, दिखाएंगे दम, तो उसके बावजूद आज उस बेटी को, जिसने देश के तिरंगे को विश्व में लहराने का काम किया, आज उस बेटी को संन्यास लेना पड़ा। उस जो पद्मश्री अवार्ड, जो बजरंग पूनिया जी को अपना पद्मश्री वापस लौटाना पड़ा। देश के किसानों की बात करने वाले लोग, उन किसानों की 750 शहीदत पे एक भी आंसू, एक भी शब्द, कोई सहानुभूति के ना बोलने वाले लोग आज मान सम्मान और अपमान की बात कर रहे हैं।
ये जो जाट और गैर जाट की जो राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में करती है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा नॉन मराठा की बात करते हैं, कहीं और की बात करें तो दलित नॉन दलित की बात करते हैं। अब हरियाणा 2024 में जब इनको पता है कि चुनाव सामने है तो ये जाट और नॉन जाट करके लोगों को बांटने की कोशिश है। और जो ये बार बार हुड्डा साहब का जो नाम लेते हैं मेरे भाई विधु रावल, तो मैं इनको बता दूं कि 2024 आपकी जो सरकार है वो बैसाखियों पर चल रही है। आपकी जो सरकार है वो वोटों से आगे थी हमारे से। जब आपको मीडिया के बड़े बड़े घरानों ने 75, 80 और 83 पर दिखाया, तो ये बात तो आप छोड़ दो कि 2024 में आप ढाई का आंकड़ा, क्योंकि 10 साल में हरियाणा में जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार सारे मुद्दे हैं, लेकिन बेरोजगारी, करप्शन, इसको लेकर भी तो बात कर सकते थे ना उदय भान, अगर आप लोगों को लगता है कि बीजेपी जाति की राजनीति करती है। चलिए एक बार के लिए आपकी बात को बड़ा करते हो, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? उदय भान ने जो बयान दिया है, क्या कांग्रेस हाईकमान की ओर से कहा गया था कि आप ये कहें? और मैंने ये पूछा कि क्या ये ठीक है? क्या गांधी परिवार इस बयान में साथ थे? उपराष्ट्रपति को लेकर जो कहा गया, जाट समुदाय को लेकर जो कहा गया, हुड्डा साहब साथ हैं इस बयान के? मैं आपको बताता हूँ, ये जो बयान था, ये बयान सत्यपाल मलिक द्वारा दिया गया था। उन्होंने उस बयान को रिपीट किया गया कि, और जो बात उन्होंने कहा, जो उन्होंने बयान दिया, वो इस बात के ऊपर इशारा करता है। तो ये बयान हम सत्यपाल मलिक का समझें क्या? हम तो उदय भान की बाइट चलाकर डिबेट कर रहे हो। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो कहा उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। ये बयान कब कहा, किसने पहले भी कहा, ये इस पर बात नहीं हो रही है ना। सत्यपाल मलिक के हवाले से नहीं कहा उन्होंने। ये बयान को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो प्रदेश में जो बड़े बुजुर्गों के सम्मान की जो बात कर रहे हैं, जो अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए जो खड़े होते हैं, आज हमें साक्षी मलिक के लिए और अपनी बेटियों के लिए जो सम्मान के लिए हमें खड़ा होना है, ये उस तरफ इशारा था। जिस तरीके से वो इस डिबेट पर, जिस तरीके से वो मीडिया के सामने रोती हुई और उन्होंने अपने सारे जीवन की कमाई, सारी पूंजी आज वो त्यागने के लिए आतुर हो गई और उन्होंने संन्यास ले लिया। जो लोग पद्मश्री वापस करने के लिए तैयार घूम रहे हैं, ये बयान उस तरफ था कि आप जो बार बार जो आज देश के उपराष्ट्रपति जो जाट समाज की बात कर रहे हैं, जो किसान की बात कर रहे हैं, तो क्या वो किसान की बेटियां नहीं है? क्या वो जाट समाज से नहीं है? जो आज पद्मश्री वापस कर रहे हैं, क्या वो किसान के बच्चे नहीं है? क्या वो जाट समाज से नहीं है? जो किसान शहीद हुए, क्या वो जाट समाज से नहीं थे? क्या वो किसान? साक्षी मलिक के संन्यास के बाद क्या डेवलपमेंट है इस मामले में? क्या अपडेट है? ये पता कि आपको सरकार ने क्या किया था, क्या नहीं किया, अभी रिसेंट क्या किया? मुझे जहाँ तक राकेश टिकैत के रोने की बात की, तो उसको लेकर किसान आंदोलन का क्या हुआ था, ये भी आपको जानकारी होगी। मैं जानना ये चाहती हूँ कि किसी भी बात के आधार पर कैसे आप जायज ठहरा सकते हैं इस बयान को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना इसको हाईलाइट किया जा रहा है। हाईलाइट नहीं किया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हमें अपनी बहन बेटियों के सम्मान में खड़ा होना चाहिए, ये इस तरफ कोई ऊपर इशारा करता है। ठीक है, चलिए अमनदीप जी जी ज्योति जी, क्या कहेंगे उदय भान के बयान को लेकर आप? जी ज्योति जी, देखिए जहाँ तक आपने एक बाइट चलाई, मैंने सुना, ये एक कहावत है, गांव स्तर पर कोई कहावत किसी इलाके में ये कही गई है, ये बोली गई है। अगर पर्टिकुलरली उदय भान जी ने पर्सनली जगदीप धनखड़ जी के सम्मान में या उनके उसमें कही है, तो हम इसको पद से ना जोड़ करके, हम इसको कोई बड़े उनके बड़े स्कोप में ना देख करके, तो पर्सनली देखें तो जगदीप जी धनखड़ जी इसका बयान देंगे। और मैं आपको इसी शीतकालीन सत्र की घटना बता देता हूँ। इसी शीतकालीन सत्र में भाजपा सांसद जो घनश्याम तिवारी जी हैं, वो राजस्थान से ही आते हैं, उन्होंने भी इसी तरह की एक कहावत कही थी कि पढ़ा लिखा अनपढ़ जाट, पढ़े लिखे बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। ये शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में कही थी और जगदीप धनखड़ ने खुद, आप देखिए उसकी बड़ी वायरल क्लिप्स हैं, जगदीप धनखड़ ने भी इस कहावत को बड़ा लाइटली लिया और वो सब हंसे, किसी को कोई अपमान नहीं महसूस हुआ। इसी तरह की ये कहावत किसी नेता ने कही है और अगर किसी के बारे में कही है तो उसका जवाब तो वो देंगे। इतना बड़ा इशू नहीं है। मान सम्मान की बात ज्योति जी वहां पर आती है। मैं आपको बयानों की बात बताता हूँ। जब किसी पर्टिकुलर जाति विशेष का अपमान करना होता है, वो कैसे करते हैं? विप्लव कुमार देव, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, कहते हैं, नाम लेकर कहते हैं कि जाटों का कंधे से ऊपर दिमाग नहीं होता, नाम लेकर के कहते हैं विप्लव कुमार देव। मैं आपको बता रहा हूँ, और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने इसी उपलब्धि के लिए
उनको हरियाणा प्रदेश का प्रभारी बनाया है। दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का कंधे से ऊपर कमजोर होते हैं, कंधे से ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोग कमजोर होते हैं। वो अपमान की बात है। वो अपमान की बात है कि जब लगातार बहन बेटियां जो पहलवान देश का गौरव जीत कर आई है, पहली महिला ओलंपियन जो मेडल जीत करके आई है, उसके आगे भाजपा सांसद क्या कहता है कि दबदबा रहेगा, और दबदबा था और दबदबा रहेगा। और जो आपने बात कही कि क्या डेवलपमेंट उस बात के अंदर आई है ज्योति जी, मैं बता दूं कि सरकार ने पहलवानों के रोज के ऊपर निलंबित नहीं की है WFI, रेसलिंग फेडरेशन पहलवानों के रोज के ऊपर नहीं निलंबित किया है। एक भी कारण बताइए सरकार के द्वारा उन्होंने कहा कि हम इनके पहलवानों के सम्मान में इसको निलंबित करते हैं। अपमान ज्योति जी वो होता है, ये सब बातें नहीं है। नॉर्मल मिमिक्री पहले भी बहुत नेताओं की हुई है, पर्सनल मुद्दा है, कोई इसको बहुत बड़ा तूल देने की जरूरत नहीं है, हम तो ये मानते हैं। और ये कहावतें पहले भी चलती रही है। मैं तो कह रहा हूँ राज्यसभा के इसी शीतकालीन सत्र में जगदीप धनखड़ जी ऑन दी हाउस ऑफ चेयर थे वहां पर, और इससे बड़ी कहावत की गई। लेकिन अगर किसी ने पर्सनल किसी की टिप्पणी की है तो उन्हीं को जवाब देना चाहिए। इसको कोई जाति के साथ जोड़ करके, समाज के साथ जोड़ करके तूल नहीं देना चाहिए, हमारा ये मानना है। सुखबीर तंवर जी, मनीष खटाना जी हालांकि कह रहे हैं कि उदयवार ने कुछ गलत नहीं कहा, अमनदीप जी कह रहे हैं कि ये बोलचाल की बात है, ये कहावत के जो हरियाणा में या हरियाणा के आसपास के इलाके में इसे कहा जाता है, इसको बहुत लाइटली ले जाने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे? देखिए ज्योति जी, आयाराम गयाराम राजनीति के परिचायक स्वर्गीय गयाराम जी के सपूत्र पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं थी। निश्चित तौर पे इस प्रकार के बयान से बचा जाना चाहिए। और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा, अतीत में कांग्रेस ने जो राजनीति करी, जाति आधारित, धर्म आधारित, और 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी, धर्म आधारित, जाति आधारित, उसमें अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ भाई बता रहे थे, हरियाणा में जाट नॉन जाट, ये उसी का उदाहरण था। पंजाब में हिंदू और सिख, राजस्थान में मीणा गुर्जर, और गुजरात में पटेल नॉन पटेल, और महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप रहे हैं जो सारा देश और प्रदेश देख रहा है। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी सर्वधर्म, सर्व समाज, सर्व जाति की राजनीति करती है और इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान की निंदा करती है। इसके अलावा विषय ये भी है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो 2013 में जिस तरह से जाति में बांट के, धर्म में बांट के राजनीति करी, आज देश और प्रदेश सवाल पूछता है कि जो 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी का वायदा था कि पहली कलम से स्वामीनाथन की C2+50 में रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान की आय के बारे में 2016 में बड़ी बड़ी घोषणाएं करके बड़े बड़े एक पेज के इस्तार दिए गए थे कि 2022 तक किसान की आय दुगुनी कर देंगे, और 3 काले कानून लाए जो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को पोषक थे, और उसमें 750 से ज्यादा किसानों की शहादत। और वो जब आंदोलन समाप्त हुआ उस वक्त माननीय मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाएंगे, निश्चित तौर पे विफल रहे हैं। और अर्थव्यवस्था एक वक्त -23.9 पे ले जाने वाले लोग, और इसके अलावा विफल नोटबंदी, और 2022 का वायदा किया गया था कि हर घर को हम मकान देंगे, और काला धन के नाम पे जिस प्रकार से 15-15 लाख देने की बात कही गई थी, और चलिए यूं तो ये तो विषय से अलग बात हो गई ना, करी गई थी। आज विषय सुखबीर तंवर जी, यूं तो आप सुबह से लेकर रात तक कितना भी बोल लेंगे, लेकिन टॉपिक पर बात करें ना, विषय पर बात करें। नहीं दे पाए, और अग्निवीर में जो 70-80 हजार रोजगार इस देश के मजदूर और किसान के बेटे को मिलता था, उसको मात्र 10-12 हजार में समेट देना, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब इन विषयों पे देना चाहिए। ठीक है, इन विषयों पर विपक्ष भी तो बात नहीं कर रहा ना, कभी मिमिक्री कर देते हैं उपराष्ट्रपति की, कभी उपराष्ट्रपति को लेकर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बयान देते हैं, उन्हें झुका हुआ बताते हैं, झुका हुआ कहा जाता है, उनकी जाति को लेकर बयान दिया जाता है कि उसको जस्टिफाई भी किया जाता है। सुभाष जी,
क्या आप प्रयास मान सकते हैं? क्या जाट समुदाय को साधने का प्रयास कर रहे हैं उदय भान, या इसे विवादित बोल ही माना जाए, विवादित बोल माना जाए उपराष्ट्रपति को लेकर? ज्योति जी, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी ने उनको विनम्रता की एक शिक्षा दी थी, और वो शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा था, नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुण तोजना शुष्क कास्थानी मूर्खाश्च नमति कदाचन। यानी इसका अर्थ है कि फल वाले वृक्ष और गुणवान व्यक्ति युक्त जो होते हैं वो झुक जाते हैं, और सूखे वृक्ष और मूर्ख जन कभी नहीं झुकते। तो इससे आप समझ सकते हैं क्या मैं कहना चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि विवादित बयान, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नपातुला और उन्होंने जानबूझकर यह बयान दिया है। मैं एक पत्रकार के रूप में इसके राजनीतिक नेता जितना मैं समझ पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति जी की विनम्रता में उनको वो अपना कुछ और निशाना साधना चाहते हैं, और शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जमीन को वो खराब करना चाहते हैं इस प्रकार की बातों को कहकर। इसकी मैं ये सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, उसका रेलिवेंस क्या था, इसकी प्रासंगिकता क्या थी, उस पत्रकार वार्ता में इस प्रकार की बातें कहने की आवश्यकता क्या थी? धीरे लेकिन ये तो हुड्डा साहब के खेमे के ही माने जाते हैं ना सुभाष जी। मानी जाती है, लेकिन आपने देखा पिछले दिनों उन्होंने उप मुख्यमंत्री को लेकर हुड्डा साहब ने कुछ बयान दिए थे कि कितने मुख्यमंत्री होंगे, उस पर भी उदय भान जी ने किस प्रकार का बयान दिया था वो भी हम सबको पता है। तो कितना तालमेल है, और तालमेल बिगड़ रहा है। मेरी आशंका, मैं अपनी आशंका जता रहा हूँ, और मेरा अपना एक विश्लेषण है, उस दृष्टि से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के बयान देकर वो जानबूझकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जमीन खराब करना चाहते हैं। क्यों? जिस समाज से, जिस जाति से वो आते हैं, और वैसे तो बोलते हैं छत्तीस बिरादरी की राजनीति वो करते हैं, लेकिन जिस समाज से आते हैं उस समाज के वो अपने को सम्मान्य नेता मानते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की बातें करना कहाँ तक प्रासंगिक है, और इसका राजनीतिक इसका जो असर है, इसकी तरंगे कहाँ तक जाएंगी, उदय भान जी को बहुत अच्छी तरह पता है। उदय भान जी जिस समाज से आते हैं और जिस समाज की बात उन्होंने की है, उस दोनों के बीच में किस प्रकार का 36 का आंकड़ा रहता रहा है हरियाणा की राजनीति में, ये सबको पता है, ये बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की इसकी प्रासंगिकता क्या थी। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तंवर जी ने अपने शुरुआती बयान में बातें कही कि इसकी आवश्यकता क्या थी, इस प्रकार के विवादित बयान से बचने की आवश्यकता है। अभी 2 दिन पहले जब चर्चा में आपके साथ हम शामिल थे, तब भी हमने ये बातें कही थी कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। आप जानबूझकर आप भाजपा को इस बात के लिए क्यों ठहराते हैं कि आप कोई स्थिति, आपने परिस्थिति पैदा कर दी, कोई बयान आपने विवादित दिया और आपने मौका दिया भाजपा को उसका दोहन करने का, एक्सप्लॉइट करने का, उपयोग या दुरुपयोग करने का। तो आप इस चीज के जब राजनीतिक परिदृश्य में आप हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो ये स्वाभाविक है जब भी आप कुछ बातें बोलेंगे तो उसका अर्थ और अनर्थ लगाया जाएगा और उसका उपयोग सदुपयोग होगा। तो इसके लिए आप भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप इस प्रकार के बयान देकर आप उनको वो पिच बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि आइए और आप इस पर अपनी बैटिंग करिए। तो इसके लिए भाजपा कहाँ जिम्मेदार है? मैं तो ये मानता हूं कि इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं और ये जानबूझकर उदय भान जी ने इस प्रकार के बयान दिए हैं जिसकी कोई आवश्यकता हरियाणा में नहीं थी। वो जानते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव है या नगर निगम का चुनाव है, उसमें इसका क्या असर पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है, पास का राज्य है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का है, जहाँ इस समाज के कितने बड़े पैमाने पर मतदाता हैं, तो उसमें क्या प्रतिक्रिया जाएगी। और जगदीप धनखड़ जी के साथ जो मिमिक्री की गई थी उसको लेकर किस प्रकार की तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली अलग अलग राज्यों में जहां इस समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो आखिर आप इस प्रकार के विवाद को जीवित क्यों रखना चाहते हैं? जब एक बार कोई बात हुई और धीरे धीरे अगर उसकी तरंगे हल्की पड़ रही थी, फिर आपने इस प्रकार की चीजों को टॉस करके राजनीतिक वातावरण में आप अपने विरोधियों को तो जानबूझकर ये मौका देते हैं कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो और वो फिर आगे चलकर बैटिंग करें। बिल्कुल मौका, तो भाजपा बैटिंग क्यों ना करे? बिल्कुल बैठे बैठाए मौका तो दे रहे हैं बीजेपी को, इसमें कोई डाउट नहीं। विधु जी, अभी इनेलो प्रवक्ता जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक कहावत शीतकालीन सत्र के दौरान जो कही गई उसको उपराष्ट्रपति ठीक करवाते हैं, अनपढ़ जाट या पढ़ा लिखा जाट जो भी पूरी कहावत कहे, फिर जब उनकी मिमिक्री की जाती है तो कहते हैं जाट समुदाय का अपमान हो गया। अब आपके विरोधी दलों के प्रवक्ता ये कहते हैं कि आप लोग तो करते हैं जाट नॉन जाट की राजनीति, तो अब ये जो टाइमिंग है बैक टू बैक जो इस तरह के बयान आ रहे हैं उसके क्या मायने समझे जाए? फिर
ज्योति जी, मैं बड़ा हैरान हूँ इस प्रकार का कुतर्क आपके चैनल पर किया गया। किसी की तारीफ करना, किसी समाज को अच्छा बताना, किसी के इतिहास को अच्छा बताना, किसी के शौर्य का बखान करना, किसी समाज का कोई बहुत अच्छी कोई चीज है उसके बारे में औरों को प्रोत्साहित करने के लिए बात बोलना एक बात हुई, किसी को लज्जित करना दूसरी बात हुई। दूसरा, अगर मैं आपकी डिबेट पर कहने लगूं कि भाई फला नेता तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो ये उसका सम्मान हुआ। अगर मैं किसी नेता को ये कहने लगूं भाई वो झूठ बोलता है, झूठा है, तो ये उसका अपमान हुआ। दोनों चीजों के एक छोटे से अंतर को अगर ये नहीं समझ सकते तो मुझे लगता है कि किस प्रकार की राजनीति करते हैं एक बात है। लेकिन वो बार बार एक बात और कहते रहे, वो बोले गांव देहात में ये तो चलती है बात, और ये तो उन्होंने कहावत है तो कह दी। आपकी आवाज नहीं मिल रही है। तो अभय सिंह चौटाला से और ओम प्रकाश चौटाला, हाँ, एक दो बार अभय सिंह चौटाला से और ओम प्रकाश चौटाला से ये दोहरा दो। अगर इतनी अच्छी कहावत लगी आपको, अगर आप अनुयायी हो गए हो, मरे जा रहे हो, तो इनेलो छोड़कर, वैसे भी इनेलो में कुछ बचा नहीं, कांग्रेस में जाके शामिल हो जाओ। और इतनी अच्छी है तो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगा दो इस बारे में। मैं बताना चाहता हूँ, बीच में मत बोलिए। अमनदीप जी, मैं आपको टाइम दूंगी, आपको जो भी कहना है। देखिए, आपकी बात पर इनको काउंटर करना था, अपने टाइम में कर रहे हैं ना, ये बड़े ध्यान से सुन रहे थे आपको। ठीक है, पर्सनल टिप्पणी को लेकर आप जवाब दीजिएगा। केसरी जी को म्यूट करें। केसीआर, आपको मैं टाइम दूंगी बात कहने के लिए, टाइम दूंगी मैं। पर्सनल टिप्पणी कर रहे थे, बोले क्या कुछ नहीं बोल गए। बोले जी सत्यपाल मलिक जी ने कहा था, तो जो कुछ सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि हर चीज की तस्दीक करने के लिए यहाँ पर इनेलो वाले और कांग्रेस वाले बैठे हैं सब। अगर यही है, अगर सत्यपाल मलिक जी ने कहा था तो इनके पास तो बल्कि समय था। सो दिस इज नॉट अ स्पर ऑफ द मोमेंट कमेंट। ये अचानक से कोई जबान फिसली हुई बात नहीं है, अगर इस बात को सीधे सीधे मान लें। यानी ये सोच समझकर एक समाज को अपमानित करने के लिए कही हुई स्टेटमेंट है। नहीं तो किसी ने कहा था तो उसके बाद रिफ्लेक्ट करने का समय मिला था, अच्छी बात थी या बुरी बात थी। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, आप लोग बुरा कह देंगे ये कहकर कि उसने भी बुरा कहा था, मुझे लगता है कुतर्क है। और ये आज स्तर बन चुका है हमारे विपक्ष का, और इस स्तर को देखकर जनता इनको बार बार लठ मार रही है, वोटों की चोट मार रही है इसी। और उसके बाद भी ये सुधर नहीं रहे हैं, ये उसी रास्ते पे जाए जा रहे हैं, ढीठ बने हुए हैं बिल्कुल। जनता इनको सुधारने का हर प्रयास कर चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की एक सीट छोड़ दी, और इससे नीचे क्या लेकर जाएंगी? क्या चाहते हैं? बिल्कुल डेसिमेट हो जाए, धरती में मिल जाए लोग, लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। उसी रास्ते पर चली जा रहे हैं, खड्डे खोदते जा रहे हैं, अपने लिए मुश्किल परिस्थिति करते जा रहे हैं। बोलेगा इस प्रकार जाति आधारित राजनीति की बात की, जिस राजनीति पर खुद जिस अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं ये कह रहे थे जाति आधारित राजनीति, जाट के अलावा पटेल की बात कही उन्होंने, मराठों की बात की। हर जगह जहां पर विपक्ष में जाती है कांग्रेस, वहां पर जाकर एक लार्जर मेजोरिटी के सेंटिमेंट्स बाहर निकालती है। क्यों? सत्ता में आने के लिए ललायत है। अब ये कौन घूमते घूमते कह रहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हर व्यक्ति के ऊपर उसके माथे पर उसकी जाति लिखी होनी चाहिए। इसकी कौन वकालत कर रहा था? अभी राहुल गांधी कर रहा था, और जनता ने उसके धूल चटा दी। लेकिन कांग्रेस वाले भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ये लेसन्स नहीं सीख रहे हैं, जनता तो सिखा रही है। एक अच्छे शिक्षक के तहत जनता इनको बार बार सिखा रही है, लेकिन ये फिर भी बहुत जोर जोर से नारा, ज्योति जी आपने भी सुना होगा ना, भाषणों में राहुल गांधी जी कहते थे जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या जनता ने उस पर मोहर लगाया या उसको रिजेक्ट कर दिया? जहां पर इनकी थोड़ी बहुत संभावना भी बनी थी वहां पर भी इनको मिट्टी में मिला दिया कांग्रेस को। उसके बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है, और फिर किस प्रकार से यहां पर खड़े होकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो आज मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता से आह्वान है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास जाएं या उनको फोन लगाएं और उनको कहें कि कल सुबह जो है हरियाणा न्यूज पर आकर यही बयान जो उदय भान ने दिया, यही बयान जो अगर ये ठीक है तो यही बयान हुड्डा साहब से भी दिलवा दीजिए। जनता के सामने रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा कहना तो इतना है, जनता को साफ साफ पता होना चाहिए कि कौन विकास की राजनीति करता है, कौन जाति राजनीति करता है। रही हमारी बात ना, हम जिन संस्कारों में पले बड़े हैं, हमें वो संस्कार मिले, हमें कहा गया संघ की शाखाओं में हम ये बोलते रहे कि भूल से भी मुख पे जाति पंथ की ना बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का बढ़ा गड़ा है, फोर कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। हमारे तो यहाँ लालन पालन इन संस्कारों में हुआ है। अभी ये किसी आंदोलन को किसी समाज विशेष का बता रहे थे,
पहलवानों को एक समाज विशेष से जोड़ रहे थे, किसानों को जोड़ रहे थे। क्या कभी पहलवानों ने ऐसा कहा कि हम ये समाज का फला समाज के हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्या कभी किसानों ने ये कहा? वहां तो ये कहा जा रहा था कि 36 बिरादरी का आंदोलन है। बार बार आपने भी ज्योति जी सुना होगा, 36 बिरादरी का आंदोलन है, 36 बिरादरी के पहलवान खड़े हैं यहाँ पर। लेकिन उपराष्ट्रपति जी ने नो लेस देन द हाउस, खुद सदन के अंदर ये कहा कि क्योंकि मैं एक गरीब और जो है गरीब किसान जाट परिवार में पैदा हुआ, क्योंकि मैं इनकी तरह राजशाही नहीं हूं, इसलिए मेरे साथ इस प्रकार का अपमान किया गया। और ये मेरा नहीं, मेरे समाज का अपमान है। ये हम नहीं कह रहे, खुद उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं। फिर ये कभी कभी कैसे कुतर्क देते हैं कि फला के खिलाफ क्या बोल दिया, ढिमका के खिलाफ। अरे विधु रावल के खिलाफ सुबह शाम बोलते हो ना, चिट्ठी भी निकालते हो विधु रावल के तो खिलाफ। और वही जिस व्यक्ति ने चिट्ठी निकाली थी ज्योति जी मेरे खिलाफ, जिस व्यक्ति ने चिट्ठी निकालकर सब मीडिया हाउसेज में डाला था, वही इस प्रकार से अभद्र बात कह रहे हैं, वही पूरे समाज के बारे में कह रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह क्या है, उपराष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। ये आलोचनाओं से ऊपर का विषय है भाई, इस बात को समझो। देश के प्रधानमंत्री तक भी आप आलोचना कर सकते हो क्योंकि उनसे आपकी प्रतिस्पर्धा है। उपराष्ट्रपति से क्या प्रतिस्पर्धा है? ज्योति जी एक बात समझाइए, अगर कोई कुछ सरकार के खिलाफ इनकी कोई बात होती है, ये लगता है कि सरकार इनकी नहीं सुन रही, ये किसके पास ज्ञापन देने जाते हैं? राष्ट्रपति जी के पास, उपराष्ट्रपति जी के पास। वो राजनीतिक दलों से ऊपर है। लेकिन ये ओछी जो राजनीति ये कांग्रेस ने शुरू किया है, जो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ये उनका किस प्रकार से चरित्र का जो है एक तरह से न्यून स्तर है। ये जुबान नहीं फसली, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज नॉट स्लिप ऑफ टंग, दिस इज स्लिप ऑफ करेक्टर। ज्योति जी ये किस प्रकार से लगातार राजनीति में निम्रता की परिकाष्ठा प्राप्त कर रहे हैं और जनता इसको बहुत गौर से देख रही है। केवल इसी के एविडेंस पर इनको सत्ता कभी नहीं मिलने वाली। केसरी जी शुरुआत से कुछ कहना चाह रहे हैं, जब से आपने उत्तर शुरू किया था। आएंगे खटाना जी, आपको भी उत्तर देना है क्योंकि आपसे भी कई सवाल पूछे हैं विधु जी ने। अमनदीप केसरी जी, अगर ये बयान आपको इतना ही लगता है कि ये तो आम बोलचाल की बात है, ये तो कहा ही जाता है कि इसको बहुत हाईलाइट किए जाने की जरूरत नहीं है, गंभीरता से ना लें, तो क्या अभय चौटाला या फिर बड़े चौटाला साहब भी ये बयान दे सकते हैं? विधु जी ने पूछा। जी अब मैं आपको ज्योति जी बड़े जिम्मेवारी की तरह कह देता हूँ, जिम्मेदारी से। अभय चौटाला जी ये बयान दे चुके हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय नहीं लेगी कि किसी जाति समाज का अपमान या उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे कि कब अपमान हुआ या कब सम्मान हुआ। वो जाति समाज की अपनी जिम्मेवारी और जाति समाज खुद बताएगा। अपमान और सम्मान जाति डिसाइड करेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी अपने ऊपर। लेकिन ये झुका बिना झुका जाट, बात सुनिए, ये टूटी काट के क्या उदयभान डिसाइड करेंगे, अमनदीप केसरी डिसाइड करेंगे? आप मेरे जवाब सुनेंगे या अभय चौटाला? मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ ना, जवाब सुनने के लिए पूछ रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि गरीब किसान परिवार से आता हूं, जिस सांसद ने उनकी ये मिमिक्री करी वो सांसद उनके सुप्रीम कोर्ट में उनके सहयोगी रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब उपराष्ट्रपति गवर्नर थे तो तब भी सांसद रहे हैं। उनका एक उनसे लंबा मेल जोल है। ये मत कहिए कि वो कोई राजशाही परिवार से आते हैं या फलाना आते हैं। ये जो बातें हैं अपने आप थोपने की कि कब भारतीय जनता पार्टी सम्मान देगी तो सम्मान मान ले, जब अपमान करेगी तब ना माने। ये जवाब दें कि विप्लव कुमार देव को हरियाणा प्रदेश का प्रभारी किसने नहीं? अमनदीप जी, आप तो जो मिमिक्री की गई ना उसको भी आप सही मान रहे हैं, इनको दिमाग नहीं है, उसको भी आप सही मान रहे हैं। आप जो उदयभान कह रहे हैं उसको भी आप सही मान रहे हैं। नहीं उदय उसको भी आप सही मान रहे हैं। आप मिमिक्री को भी आप सही ठहरा रहे हैं। आप तो नहीं तो ये बात ये थी कि आप अभय से या ओम प्रकाश चौटाला से भी ये बयान दिलवा देंगे क्या? तो आप मोदी से दिलवा देना, कह के दिखाया कि मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी से सवाल है, जस्टिफाई तो आप कर रहे हैं ना। विधु रावल जी बयान उदयभान के साथ तो आप खड़े हैं ना, मिमिक्री करने वाले सांसद के साथ तो इनेलो पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं। मनोहर लाल खट्टर जी से बयान दिलवा दे दोबारा कि कंधे के ऊपर कमजोर होते हैं जाट। आप विप्लव कुमार देव से द्वारा जिस विषय को लेकर मैं बात कर रही हूँ, जो प्रश्न मैंने पूछा। अरे तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपका जवाब देने लग रहा हूँ, आप उस बात पे नहीं आ रहे हैं। आप पूछिए विप्लव कुमार देव को प्रभारी क्यों बनाया गया? मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि विधु जी ने पूछा कि क्या अभय चौटाला से भी ये बयान दिलवा देंगे क्या? इसमें आपको क्या परेशानी है इस बात का उत्तर देने में? इधर घुमा रहे हैं बात को, वो अभय चौटाला उल्टा मुझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। नहीं, अभय चौटाला जी इस मुद्दे पर अपना बयान दे चुके हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से बता रहा हूँ, आप अपने मीडिया हाउसेस के बाकी
मैं स्पेसिफिक किसी कहावत को लेकर बात कर रही थी। पार्टी के स्टैंड को स्पष्ट कर दिया गया है। आएंगे विदु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष खटाना जी, दो बातें हैं। देखिए, एक तो सुभाष जी ये कह रहे हैं कि उदय भान ने जो बयान दिया, मैं सवाल पूछ लूं सर, उदय भान ने जो बयान दिया कि वो हुड्डा साहब के लिए कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से नुकसानदायक है और वो मंशा के साथ इंटेंशनली ये कर रहे हैं। दूसरा, इससे पहले भी जो पीएम को लेकर, सीएम को लेकर विवादित बयान दिया गया था, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान देने वाला था। तो क्या इस तरह के बयानों से फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? दूसरा, एक और सवाल मैं जोड़ दूं। विधु जी ने पूछा कि क्या भूपेंद्र हुड्डा भी ये बयान दे सकते हैं या सहमत हैं इस बयान से? आवाज नहीं आ रही मनीष जी की। मनीष जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आ रही है आवाज मैम? जी बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं, अगर मनोहर लाल खट्टर जी ये बयान दे देते हैं कि दबदबा है और दबदबा रहेगा और उस ब्रिजभूषण के साथ खड़े हो जाते हैं, ज्योति जी तो पॉइंट बिल्कुल आप जो बयान कह रहे हैं मैं वो बयान दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिन बेटियों के सम्मान में आज तक कोई लेना देना नहीं इस बात से आप जो कह रहे हैं उसका। नहीं कोई भी लेना देना नहीं मनीष जी। तो आप नहीं, ज्योति जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, 10 सेकंड दे दीजिए। नहीं आपको 10 सेकंड एक बार ये अगर ये कुछ कह रहे हैं उस बात को ये कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, मुझे समझ नहीं आता। आप कीजिए। और जहाँ तक ये बात आ रही है कि अध्यक्ष जी की, उदय भान जी की, इससे उनके खिलाफ बोला, उन्होंने आपकी पार्टी के स्टेट विंग के प्रेसिडेंट हैं उदय भान, सीएलपी लीडर हैं भूपेंद्र हुड्डा, जिस समुदाय को लेकर बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा उस समुदाय के नेता माने जाते हैं, आते हैं उसी समुदाय से। तो क्या वो इस बयान में उदय भान के साथ खड़े हैं? क्या इसमें क्या गणित लगाना है बताने में? खड़े हैं नहीं खड़े हैं, वो ये बयान दे सकते हैं नहीं दे सकते? विधु जी ने पूछा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि हुड्डा साहब 36 बिरादरी के नेता हैं। हुड्डा साहब के कार्यकाल में, हुड्डा साहब के समय में जो विकास हुआ, जो मेट्रो चली, जो आपके मेडिकल के हब बने, शिक्षा का हब बना, जो रेलवे लाइनों का जाल बिछा, जो सड़कों का जाल बिछा, जिस तरीके से हरियाणा प्रति आय और वस्ती में निवेश में नंबर 1 हुआ, वो ज्योति जी एक समाज, वो किसी एक समाज के लिए नहीं हुआ, वो 36 बिरादरी के लिए पूरे हरियाणा। मैं आऊंगी विधु जी, मैं इस बात का उत्तर लेना चाहती हूँ कि वो ये बयान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वो 36 बिरादरी के नेता है, मैंने मान लिया। अभी जो बात कह रहे मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन आप मेरी बात को आप मेरी बात सुनिए। यहाँ डिबेट में बिठाया हुड्डा साहब के गलत है आपका पूछना कि वो कार्यकाल पार्टी की तरफ से अधिकारिक प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे डिबेट में। आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? ज्योति जी की सरकार में कितने भर्ती हुए बताएं? ज्योति जी इनकी सरकार में तो ये सवाल पूछा करें ना, फिर आप लोग बयान जब देते हैं तो मौका मिलेगा ना बीजेपी को भी घेरने का। विधु जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोले। और अमनदीप जी, आप मुझे क्या नसीहत दे रहे हैं? अगर आप पार्टी की प्रवक्ता है तो पार्टी का स्टैंड क्लियर करना होगा। इसमें नाराज होने की बात नहीं किसी साहब। आप बीच में आके किसी को वो मत करिए। आप बात को कंप्लीट करने दो। ज्योति जी, मैं जब इधर उधर जा रहे हैं तो मैं तो पॉइंट पर ला रही हूँ ना बात को। केसरी जी, नहीं, जो बीजेपी जवाब तो नहीं देना है। सुनिए, आ रही हूँ विधु जी मैं। सुनिए, कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है, कांग्रेस से सवाल पूछूंगी। आप कांग्रेस के नेता के बयान के साथ खड़े हैं, आपसे पूछूंगी। आज सरकार से सवाल पूछने का मुद्दा नहीं है, तो आप मत बताइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। म्यूट कीजिए अभी। विधु जी बोलिए। ठीक है, तो कहावत ये पूछा ना बीजेपी ने कि अगर कहावत है तो आपके बड़े नेता ये कहावत बोलेंगे क्या? वो एग्री करते हैं क्या? उस बात का उत्तर देते नहीं आप। ये कहावत उल्टा मुझे सिखा रहे हैं। विधु जी बोलिए। डिसाइड नहीं करेंगे कि कब अपमान। चलिए सभी को म्यूट करें विधु जी के अलावा। देखिए, ये मैं बार बार कहता हूं कि हमारे विपक्षी प्रवक्ताओं के केवल जवाब ही सुन लिया कीजिए, उनकी बात को पूरा सुना कीजिए। ये तो चाहते कि मेरी आवाज ना जाए, मैं चाहता हूं इनकी आवाज जनता तक पहुंचे, जनता को पता चले कि किस नाम पर वोट मांग रहे हैं, अगले क्या स्टैंड करते हैं, क्या इनकी विचारधारा है, क्या इनकी पृष्ठभूमि है, क्या इनको संस्कार मिले हुए हैं। ये बात जनता के सामने आनी चाहिए। और इसलिए आपके डिबेट का पहला आधा घंटा इन्होंने कसीदे पढ़कर निकाल दिया, इन्होंने जस्टिफाई करने का प्रयास किया, पूरा प्रयास किया कि यह बयान श्रेष्ठ है। दुनिया में आज तक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा दिए गए श्रेष्ठ वक्तव्य बता रहे थे अब तक। जैसे ही हमने ये पूछना शुरू किया कि क्या आपके नेता ये बयान दे देंगे, उस समय तुरंत ही जो है उबल गए दोनों के दोनों। अगर ये श्रेष्ठ बयान है तो क्यों ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहें, इतना श्रेष्ठ बयान से आप क्यों चूकते हो?
आप भी बोलिए उदयभान की टोन में, आप भी बताइए एक बात। अगर यह ठीक बयान है तो अमनदीप केसरी जो बड़े प्रयास कर रहे हैं, जिनकी पार्टी किसी प्रकार से इंडी गठबंधन में घुस जाए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको ब्लॉक किए हुए हैं, अगर यह बयान सही है तो क्या इनके मन में प्रतिस्पर्धा नहीं आ रही कि इतने श्रेष्ठ बयान को हम भी एक बार दे दें? सीधा सीधा सवाल है। फिर ये कहते हैं अभय सिंह चौटाला ने कह दिया। मैं पूछता हूं कौन से दिन, तारीख और साल को और स्थान को कहा है? हम चाहते हैं हम उसको वायरल हम करवाएंगे। अगर अभय सिंह चौटाला ने यह बयान दिया है समाज के बारे में, झुकने के बारे में, तो हम वायरल, मैं प्रॉमिस करता हूं हमें मुफ्त की पब्लिसिटी मिलेगी आपको। किस प्रकार से ये यहाँ पर खेल रहे हैं। एक आप दोनों चीजें नहीं रख सकते अमनदीप जी, माफ करना। दर्शक ज्योति जी के और हरियाणा न्यूज के दर्शक इतने जो है नासमझ नहीं है, समझदार हैं जब दर्शक, वो इस बात को समझते हैं। एक तरफ तो आप डिफेंड कर रहे हैं कि बहुत अच्छा श्रेष्ठ बयान है, ऐसा बयान दिया जाना चाहिए, तो मैं आपसे सीधा सीधा प्रस्ताव रखता हूं, आपको मेरा प्रस्ताव मानना चाहिए। अपने शीर्ष नेताओं से कल अखबार में छपवाइए, हरियाणा न्यूज पे बयान दिलवाइए, बड़े बड़े साइन होर्डिंग्स पर लिखवाइए, हमें पता चले आप स्टैंड क्या करते हैं। एक अंतिम बात यह है, जिसको 36 बिरादरी का नेता मनीष जी बार बार कह रहे हैं, हालांकि आज की डिबेट का विषय नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं 36 बिरादरी के नेता है भूपेंद्र हुड्डा। मनीष जी खुद भूपेंद्र हुड्डा नहीं मानते कि वो 36 बिरादरी के नेता हैं। मुख्यमंत्री थे तो उनका बयान बहुत चर्चित हुआ था कि मुख्यमंत्री बाद में हूं, जाट पहले हूं। आज जब जाट की अस्मिता पर, उनके सम्मान पर सवाल आया, तो आप उनको जाट नहीं बताना चाहते, उनको भगाना चाह रहे हो जाट समाज से, ये नहीं चलेगा। उन्होंने खुद माना है कि वो मुख्यमंत्री बाद में, जाट पहले हैं। तो आज जाट समाज जो है सारा का सारा खड़ा होकर पूछ रहा है उनसे कि भाई हमारे सम्मान की रक्षा कौन करेगा? हमारा कोई अपमान करता है, आज सबसे पहले जाकर हाई कमान के पास जाकर इन्हें उदयभान का इस्तीफा मंगवाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को अधिकार नहीं है जो पूरे हरियाणा प्रदेश के एक बड़े समाज का अपमान करे, हरियाणा प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान करे, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करे, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का अपमान करे। ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी, एक पल भी अपने अध्यक्षीय पद पर रहने का अधिकार नहीं है। देखिए बार बार विवादित बयान तो दे रहे हैं उदयभान, क्योंकि मनीष जी लगातार साथ साथ बोल रहे हैं। मनीष जी अब कहीं आप क्या कह रहे थे, फिर सुखवीर जी आपके पास आते हैं। मनीष जी बोलिए आप। जब गृह मंत्री जी जब हरियाणा में सिरसा में आए तो उन्होंने स्टेज से भारतीय जनता पार्टी की रैली में 11 बार हुड्डा साहब का नाम लिया। आज कोई भी बात होती है तो सबसे पहले हुड्डा साहब का नाम लिया जाता है। मैं कह रहा हूं चाहे भारतीय जनता पार्टी ये डिबेट का विषय नहीं है, पूरी हरियाणा सरकार जोर लगा, डिबेट का विषय नहीं है। 2024 में हुड्डा साहब को आने से ये लोग नहीं रोक सकते। भाई जो सवाल है उसका जवाब दियो, को जितना भी जो सवाल है उसका जवाब दो। ये विकास की आज ये, अरे जब तक वो सीएलपी लीडर है उन्हीं का नाम लेंगे, और क्या हम युगांडा के प्रधानमंत्री का नाम लेंगे? हरियाणा के पंच सरपंचों को सम्मान दिया, ये आज नैतिक नहीं। बात देखिए वही है, फिर आप लोग कहेंगे कि बीच में क्यों पूछ रहे हो मैं, आप ठीक है, आपको जो बोलना है हम नहीं, मैं ये सवाल तो ये है ना कि अब हुड्डा साहब अब क्या करेंगे? कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन आएगा क्या? रिएक्शन आएगा भूपेंद्र हुड्डा का इस बयान पर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। जिन किसानों की ये बात कर रहे हैं, जो संस्कार की बात कर रहे हैं, क्या हम गारंटी ले लें किसानों को? मनीष जी हम आपको अगली डिबेट में पूछेंगे कि उन्होंने बयान दिया खालिस्तानी, ये किसने कहे? ये भारतीय जनता पार्टी ने कहे। ये इस बात को माने ऑन एयर कि हाँ हमने कहे। कौन से संस्कार की बात कर रहे हैं? जब चंद्रयान पर खट्टर साहब महिला को भेज रहे थे, वो कौन से संस्कार थे? जब पर्चा लेकर जब ये ट्रक में खड़े होकर गर्दन काट दूंगा, वो कौन से संस्कार थे? खिलाड़ियों को आज तक एक डीएसपी जो हुड्डा साहब लगाया कर रहे हैं, उन्होंने बता दो इन्होंने किसको लगाया है? एक भर्ती है दे नहीं पाए 9 साल में, 4 बार हरियाणा को जिलाने वाले लोग। चलिए आप इधर उधर ले जा रहे हैं, हम विषय पर बात करने के लिए बैठे। ठीक है, इनका कहना है कि हुड्डा साहब का रिएक्शन जरूर आएगा, हम इंतजार करेंगे क्या कहेंगे, क्या उदयभान के साथ खड़े होंगे या फिर इसकी निंदा करेंगे इस बात की। सुखवीर तंवर जी क्या बोलना आपको? देखिए जिस प्रकार का ये विवादित बयान है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो जाट समाज के साथ जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत है, भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन इस तरह से फायदा मिलेगा नहीं। निश्चित तौर पे सत्यपाल मलिक जी का जो बयान था, जो अभी चर्चा में मुखालफत आपने कही है, इस बात पर आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी विधु रावल जी को? अगर आप मुखालफत कहते हैं तो फिर बताइए कैसे, क्यों लगता है आपको मुखालफत? और उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बारे में बॉडी लैंग्वेज को लेके जिस प्रकार की टिकट, देखिए बुजुर्ग अवस्था में या बॉडी लैंग्वेज किसी की किसी वजह से
अगर उसमें कोई दिक्कत आती तो वो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जगह बनाने का प्रयास कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता पूछती है कि शिक्षा में हजारों स्कूल आपने बंद किए, स्वास्थ्य में गुड़गांव का टूटा हुआ अस्पताल 10 साल का उदाहरण है। सुखबीर जी, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल देखिए बेहद ये अहम है, ये सारी बातें मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जो भी आंकड़ों के साथ बात करेंगे, विधु जी जवाब देना चाहेंगे, मैं उनको टाइम नहीं दे पाऊंगी, तो क्यों विषय पर बात नहीं कर रहे हैं तंवर जी? आप बात नहीं समझ रहे हैं। हम जिस मुद्दे, आप सभी पार्टियों के नेता फिर इन मुद्दों पर बात किया कीजिए ना, बयान तो जात पात को लेकर देते हैं। 5 लाख पेंशन काट देना, नहीं ऐसे नहीं। सुखबीर जी आपको विषय पर अगर बोलना है तो बोले। 90% से ज्यादा त्रुटियां, सब गलत, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ। चलिए मैं आखिरी कमेंट की ओर बढ़ते हुए, डिबेट को आखिरी कमेंट की ओर ले जाते हुए सुभाष जी। निश्चित तौर पे सुभाष जी ठीक है, अभी रुकिए आप। ध्यान भटकाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये बयान, हालांकि आपने पिछली बार कहा कि ये बयान तो हुड्डा साहब को या कांग्रेस पार्टी को नुकसान देने वाला ही है, पार्टी को जाना पड़ेगा। सुनिए आप, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि WFI को लेकर जो फैसला लिया गया उससे पहले उपराष्ट्रपति का जाट समुदाय का अपमान किए जाने की बात कही गई कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर हो इस समुदाय को बीजेपी अपनी तरफ ले जा सकती है चुनाव के लिहाज से, तो उपराष्ट्रपति के अपमान की बात को क्या कहें कि इसको थोड़ा हल्का फुल्का करने के लिए, इसकी गंभीरता कम हो, या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों की गंभीरता कम हो, इस मंशा के साथ दिया गया हो, प्लानिंग के साथ दिया गया हो? भारत की बेटियों, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अचानक से या जुबान फिसली। आप रुकिए सुखबीर तंवर जी, और ये सिर्फ उसको ढकने बोलिए सुभाष जी। उस बाहुबली सांसद को जी बचाने देखिए, का मैं प्रयास किया एक और आप प्रदेश नहीं कर रहे। अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की। तंवर जी प्लीज तंवर जी। हाँ ज्योति जी, मेरा ये कहना है कि कोई एक आम कार्यकर्ता पार्टी का नहीं बोल रहा है, या मैं समझता कि चलो एक विधायक ने बात ऐसी कह दी तो समझता, पार्टी के संगठन में जिला लेवल का कोई ऐसा पदाधिकारी बोलता तो बात समझ में आती कि चलो हल्की फुल्की बातें हैं, चल जाएंगी। आप हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं, पार्टी के अहम पद पर है, 138 साल पुरानी पार्टी है जिसका दम्भ लगातार बड़े नेता छोटे नेता सब भर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने ऐसी बातें कही। दूसरी बात, मेरा बहुत ही तार्किक सवाल ये है उनसे कि आप जिस समाज से नहीं आते हैं, आप उस समाज के बारे में अच्छी और बुरी बातों की वकालत या इस प्रकार के दावे प्रतिदावे करने वाले आखिर आप कौन होते हैं? जाट समाज से उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं, अगर उन्होंने कोई बात ऐसी कही तो उनको यह अधिकार होता है कुछ हद तक कि वो अपने समाज के बारे में आहत हुए नहीं हुए, वो उनको कहने का अपना एक नैतिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार भी ये बनता है। लेकिन उदय भान जी जिस समाज से आते नहीं हैं, वो उस समाज के आहत होने की या नहीं होने की, उनकी प्रतिष्ठा का हनन होने का या नहीं होने का, और उनको टूटी खास बता दिया गया। समझ सकते कितनी आपत्तिजनक ये जुमला है। मैं ये मानता हूं एक पत्रकार के रूप में कि आप झुके हुए जाट को, हर झुके हुए जाट व्यक्ति को, जो विनम्र व्यक्ति है जाट समुदाय का, आपने उसको टूटी खास की संज्ञा दे दी, इस प्रकार का जुमला कहकर उदय भान जी। तो उदय भान जी जिस समाज से आप आते नहीं हैं, आप उस समाज की मानसिकता को आप नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि आप नहीं समझते हैं। आपने उस समाज में अभी वर्तमान में इन सारे परिस्थितियों को, इन मुद्दों को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर उछला, उन मुद्दों को लेकर उस समाज के लोगों में, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो बहुत संवेदनशील समाज है, जितना मैं एक पत्रकार के रूप में समझता हूं, और बहुत विश्लेषणात्मक गुण उस समाज में भरा हुआ है। वो समझता है अच्छा और बुरा का पूरा भान है उस समाज को। इस मामले में मैं ऐसा समझता हूं। तो आपने जो इस प्रकार की बातें कह दी, तो क्या आपने सम्मान दिया उस समाज को? जब आपने टूटी खास की संज्ञा दे दी, झुके हुए जाट को आपने टूटी खास बताया, इस जुमले का कोई मुझे अर्थ बता दे, यहाँ जितने प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या उदय भान जी उस समाज से आते हैं, आप उनकी मानसिकता को नहीं समझते? वो क्या सोच रहा है, उनके जनमानस पर, जाट समाज की जनमानस पर क्या बातें चल रही हैं, आपने कैसे भाप लिया? आप कैसे ये बातें कह सकते हो जब आप समाज से नहीं आते हो? तो इस प्रकार की बातें करना, मेरा तो सीधा सीधा आरोप है कि देखिए, जैसा आपने पहले सवाल किया था कि हुड्डा साहब के खेमे के है, ज्योति जी, राजनीति में खेमा बदलना, पाला बदलना, या फिर अपना स्वयं का खेमा
खड़ा करने का सपना देखना ये बहुत तेज गति से आने लगता है। तो मुझे तो ऐसी आशंका दिखती है कि उदय भान जी शायद कुछ इस प्रकार की बीमारी के शिकार हो चले हैं कुछ दिनों में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, और शायद उसी दिशा में उनके कदम जो है वो बढ़ रहे हैं या फिर लड़खड़ा रहे हैं। जी मनीष जी, भूपेंद्र हुड्डा के बयानों पर अगर नजर डालें तो विवादित बयान बहुत कम या ना के बराबर मिलेंगे। नपातुला बोलते हैं हुड्डा साहब, लेकिन उदय भान जो कि इससे पहले पीएम और सीएम को लेकर बहुत विवादित, जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते इस डिबेट में, दूसरा अब उपराष्ट्रपति को लेकर जो कहा गया, तो क्या इससे इस तरह के बयानों से नुकसान नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, नुकसान और फायदे की बात तो जब करेंगे जब किसी व्यक्ति ने किसी समाज के लिए, किसी वर्ग के लिए कोई गलत बात कही हो, उनकी बातों को गलत तरीके से पेश करके, उनकी बातों को गलत अर्थ निकाल कर अगर बीजेपी अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है तो हरियाणा के लोग और देश के लोग बहुत समझदार हैं, और जिस वर्ग की ये बात कर रहे हैं उस वर्ग ने इस देश की आजादी में बलिदान दिया है। वो देश के प्रदेश के किसान वर्ग, सबसे बड़ा किसान वर्ग जुड़ा हुआ है, देश का जवान उस वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो वो सभी लोग जानते हैं। और जो बार बार कहीं ना कहीं घूम फिर के जो हुड्डा साहब को घेरने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, वो उसमें 100% फेल होंगे। ये जितना इस समाज को डेंट मार के हुड्डा साहब को डेंट मारने की कोशिश करेंगे, वो उतनी तेज गति से बोर्ड इनके पाले में वापस इनको डेंट मारेगी, इसका अंदाजा शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जी आपसे ये जो कहा गया कि राकेश टिकैत के आंसू नजर नहीं आए या साक्षी के आंसू नजर नहीं आए उपराष्ट्रपति को, ये भी पूछा गया कि उदय भान की ओर से, और क्या तब उनका या उनके समुदाय का अपमान नहीं हुआ था? देखिए, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जिन लोगों के आप आंसुओं की बात कह रहे हैं, उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा इस वजह से हमें कहा गया क्योंकि हम उस समाज से आते हैं। उल्टा वो ये कहते रहे कि हमारी 36 बिरादरियों के आंदोलन है। तो वो उनकी दोनों चीजें तो नहीं मान सकते ना। एक तरफ तो कहे कि 36 बिरादरी का आंदोलन है, फिर उसको जाट अस्मिता से नहीं जोड़ा जा सकता, वो सभी का आंदोलन था, इसको सब लोग मानते रहे हैं। तो ऐसे दोनों बातें नहीं चल सकती एक ही मुंह से। अभी एक व्यक्ति जिनका अपमान हुआ, उन्होंने खुद आकर कहा कि और कहाँ कहा, ये भी महत्वपूर्ण है, सदन के अंदर कहा उन्होंने ये बात कि मैं इस समाज से आता हूं और मेरा बड़ा हम्बल बैकग्राउंड रहा है, मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूं और फिर मेरे साथ ऐसे किया गया। और इसलिए जब आपकी डिबेट्स में प्रवक्ता आकर पूछते हैं राहुल गांधी के बारे में ये कह दिया और राहुल गांधी की उपराष्ट्रपति से तुलना करते हैं, केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी को अन्यों के अपमान से बड़ी बात मानते हैं। लेकिन क्योंकि आपका अंतिम कमेंट है, मैं 3 अलग अलग बिंदु जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बिंदु तो यह है, इस बयान से स्पष्ट होता है यह बयान आइसोलेशन में नहीं दिया हुआ बयान है। खुद उदय भान लगातार इस प्रकार से उलझुल बयान देते रहे हैं, अभद्र बयान, घटिया बयान वो देते रहे हैं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये इस पार्टी के अंदर एक कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र है अभद्र बयान देना। मोदी जी के बारे में क्या कुछ उन्होंने नहीं बोला, पागल कुत्ता बोला है, जहरीला सांप बोला है, रावण बोला है, नीच बोला है, मौत का सौदागर बोला है, हिटलर की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, रावण, और क्या क्या भस्मासुर, क्या क्या नहीं बोला मोदी जी के खिलाफ। लेकिन जब ये जाकर देश के उच्च संवैधानिक पदों पर बोलते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर आकर जनता आक्रोशित होती है। ये पद जो हैं ये किसी भी प्रकार की आलोचना से ऊपर है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला ने, दीपेंद्र हुड्डा ने इससे पहले के बयान दिए हैं, दीपेंद्र हुड्डा ने तो कहा था बिल में घुसा देंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहा था और उनकी जाति के बारे में कहा था ये बात। तो ऐसे में स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी बौखला चुकी है, पूरी तरीके से बौखला चुकी है, और हार एक स्पष्ट हार। ज्योति जी मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा प्लीज, कि हार की कगार पर खुद को देखते हुए ये साफ तौर पर जो है आज इनका मानसिक संतुलन उजड़ चुका है और जनता इनको सबक सिखाने वाली है। हरियाणा का जो हमारा संस्कार है, जिन संस्कारों में हम पले बड़े हैं, हम बड़ों को किस प्रकार से देखते हैं, सम्मान के रूप में देखते हैं, उससे बिल्कुल परे है। ये झुकने को विनम्रता का और उदारता का प्रतीक माना जाता है हरियाणा में। और जो मैंने श्लोक जिससे अपनी बात शुरू की थी उसी से बात खत्म कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पर गुरुओं की वाणी में ये कहा गया है कि नानक नीवा जे चले लगे न तत्ती वाह। इस प्रकार से उन संस्कारों का इन लोगों को पालन करना चाहिए। अगर ये भूल चुके हैं तो प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने वाली है। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की उदय भान के बयान को लेकर, उपराष्ट्रपति को लेकर, उनके समुदाय को लेकर विवादित बयान उदय भान की ओर से दिया गया कि उसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरी जाति को अपमानित कर दिया,
झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट, ये किसी के काम नहीं।